Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will start a new topic which is structure and forms of balance of payment. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को दो पार्ट्स के अंदर, दो अकाउंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। देन करंट अकाउंट को फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज विजिबल एंड सेकंड इज इनविजिबल। विजिबल के अंदर हम फिजिकल गुड्स के परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे एंड इनविजिबल के अंदर हम सर्विसेज इनकम्स या ट्रांसफर्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कि जब हम इनविजिबल चीज़ें यानी कि सर्विसेज या फिर ट्रांसफर्स को किसी अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो वो करंट अकाउंट के इनविजिबल टाइप के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो ये सब क्या है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम फर्दर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज लोन एंड थर्ड इज बैंकिंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स की हो सकती है आपकी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड लोन के अंदर सोवरिन लोन्स एंड एक्सटर्नल कमर्शियल लोन एंड थर्ड इज बैंकिंग कैपिटल। कि आप जब फॉरेन कंट्री के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो या फिर कोई फॉरेन कंट्री आपके बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराती है तो वो सभी किसके अंदर आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। सो इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट। Current account include visible and invisible item which are exported and imported in a specified period। कि एक कंट्री किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, मोस्टली एनुअली हम उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं। सो 1 ईयर के अंदर जब एक कंट्री कितनी विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, उन सभी के रिकॉर्ड को क्या कहेंगे, करंट अकाउंट कहा जाएगा। सो करंट अकाउंट को हम इस फॉर्मूले के थ्रू लर्न कर सकते हैं। बीओपी ऑफ करंट अकाउंट इक्वल्स टू विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट। कि आपकी गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट में से अगर गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट को माइनस करते तो हमारे पास क्या बचेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है। पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, जब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे, और नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, जब आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे, एंड ज़ीरो उस कंडीशन में होगा जब आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होंगे। सो करंट अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करंट अकाउंट को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड इन गुड्स, सेकंड ट्रेड इन सर्विसेज एंड थर्ड इज ट्रांसफर पेमेंट। तो फर्स्ट ट्रेड इन गुड्स। गुड्स के अंदर हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट कि हम गुड्स को परचेज करें एंड सेकंड जब हम गुड्स को सेल करें। तो जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड जब इंपोर्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे कि हमने गुड्स को परचेज किया है। देन जब हम परचेज करेंगे तो उस चीज़ को हम कहाँ लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम डेबिट साइड, एंड जब हमने सेल किया है यानी कि जब हमें इनकम रिसीव हुए तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। देन सेकंड ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड एंड सर्विसेज के अंदर हम टू टाइप्स की सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इनकम एंड सेकंड इज नॉन फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम कौन सी है, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सर्विसेज प्रोवाइड करने से हमें रिसीव हुई है। कौन कौन सी होगी वो,
फैक्टर इनकम के अंदर आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। अगर इन 4 फैक्टर्स से हमें कोई इनकम रिसीव हुई है तो उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? फैक्टर इनकम के अंदर। और उसके अलावा अगर हमें कोई सब इनकम रिसीव हुई है तो उसे नॉन फैक्टर इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन फैक्टर इनकम को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, नेट इनकम फ्रॉम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब कि जब आपके जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं वो आपको इनकम प्रोवाइड कराते हैं तो उस इनकम को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? नेट इनकम फ्रॉम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैसे कैसे कराएंगे वो? आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस। कैपिटल से हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? प्रॉफिट। इन चारों टर्म से अगर आपकी इनकम रिसीव होती है तो आप किसको किसके अंदर इंक्लूड करोगे? नेट इनकम फ्रॉम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन अगर इनकम आपकी, अगर आपने फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और आपको उससे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है तो उसे आप कहाँ रखोगे? नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में से। उसी के दूसरी तरफ अगर इन सभी फैक्टर्स को आपने पे किया है तो आप इस किस तरफ रखोगे? डेबिट साइड। अगर आपको ये इनकम के रूप में रिसीव हुए हैं तो आप इनको क्रेडिट साइड रखोगे। देन थर्ड इज ट्रांसफर पेमेंट। ये आपकी यूनिलेटरल पेमेंट होती है, यानी कि इनको रिसीव करने के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं की है। अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है या फिर आपको ग्रांट्स मिलती है, रेमिटेशंस मिलते हैं तो ये सभी आपके क्या है? एक यूनिलेटरल पेमेंट है और इनको कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको ये मिले हैं तो ये आपके लिए इनकम है, आप इसे क्रेडिट साइड, और अगर आपने ये पे की है तो आपके लिए एक्सपेंस है और इसको आप डेबिट साइड लिखोगे। तो ये है आपका ओवरऑल व्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट इज capital account. It included all financial transaction. It involves foreign investment, foreign loans, capital transfer, donation. Capital account included all capital transfer transaction, कि इसके अंदर आपके वो सभी इनकम और पेमेंट इंक्लूड की जाती है जिससे कि आपके एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। आपने बाहर से कोई प्रॉपर्टी परचेज किया तो आपके लिए वो क्या है? एसेट है, आप उसको एसेट साइड लिखोगे। देन अगर किसी फॉरेन कंपनी ने आपके कंट्री के बैंक के अंदर पेमेंट अमाउंट डिपॉजिट की है तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। तो जिस ट्रांजैक्शन से आपकी एसेट और लायबिलिटी के अंदर चेंजेस होते हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन कैपिटल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ये है आपका कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर फर्स्ट आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट। अगर आपने डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया फॉरेन कंपनी के अंदर तो ये क्या होगा? आपका एफडीआई होगा। या फिर अगर आपने उनके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया है तो ये आपका एफआईआई के अंदर इंक्लूड होगा। उसी तरह अगर फॉरेन कंट्री ने आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया है तो ये क्या होंगे? एफडीआई। और आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया है तो ये क्या होंगे? एफआईआई। सो जब फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो ये आपकी क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको क्या करोगे? पे करोगे। इसी तरह अगर आप किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये आपका क्या होगी? एसेट होगी, क्योंकि वहां से आपको इनकम रिसीव होगी। सो जब आपकी फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो ये लायबिलिटी साइड आएगा, और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये एसेट साइड इंक्लूड किया जाएगा। देन लोन, कि जब आप सामने वाली फॉरेन कंट्री से लोन ले रहे हो, जब आप सामने वाली फॉरेन कंट्री से लोन ले रहे हो मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग तो वो क्या हो गए? आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप
सोवेजन लोन ले रहे हो, इसका मतलब आप कंसेशनल रेट्स पर लोन ले रहे हो। आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कहते हो कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए लोन की नीड है, जो हमें चीप रेट पर लोन प्रोवाइड कराइए। तो उस कंडीशन में ये वो लोन कहाँ पर होंगे, इन लोन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सो अगर आप लोन ले रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको पेमेंट करोगे। लेकिन आप की कंट्री से कोई लोन ले रहा है तो ये आपके लिए क्या है, एक एसेट है, क्योंकि इसके बदले में आपको इनकम मिलेगी और एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट वापस मिलेगी। सो अगर आप लोन लेते हो तो उसको लाइबिलिटी साइड लिखोगे, और अगर आप लोन दे रहे हो तो उसको एसेट साइड लिखोगे। देन बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल मीन्स कि अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई फॉरेन कंट्री अमाउंट डिपॉजिट करा रही है तो ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और आप अगर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, एक एसेट का काम करती है। तो ये सभी क्या है, बैंकिंग कैपिटल है। तो ये है ओवरऑल रिव्यू ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट इज ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक थर्ड टर्म्स भी काफी बार इंक्लूड किए जाते हैं आपके। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सम ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इससे पहले एक और टर्म इंक्लूड की जाती है जो कि आपकी बुक्स के अंदर काफी बार नहीं दी होती, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एरर एंड ओमिशन अकाउंट। कि जब आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में उस मिसमैच को सेट ऑफ करने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका एरर एंड ओमिशन अकाउंट बनाया जाता है। कि किसी टर्म्स के अंदर, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसकी सेट ऑफ हम कहाँ से करेंगे, एरर एंड ओमिशन अकाउंट से। देन उसके बाद आएगा आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज द सम ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कि जब आप करंट अकाउंट के बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को मैच करते हो तो वो सम करते हो तो मिलकर क्या बनेगा, ये आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस शो करेगा। तो इसको एक फॉर्मूले के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड कैपिटल रिसीव्ड माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट। कि आपकी जितनी भी इनकम्स हैं उसके अंदर से आप अपनी एक्सपेंसेस को पे करने के बाद आपको लास्ट में क्या मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलेगा। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, यानी कि उसका जो बैलेंस ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि आपका डबल एंट्री बेस के ऊपर काम करेगा। अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर मिसमैच होता है तो उसको किससे सेट ऑफ किया जाता है, आपके करंट अकाउंट से सेट ऑफ किया जाता है। तो इसी वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑलवेज इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. And I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.